पिछले क्लास में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी क्या होता है किसी मीडियम में उसको देख चुके थे, ठीक है। तो उस पर कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है एक स्ट्रिंग है और इसमें तुम क्या किए हो कि 10 kg मास को तो लटका दिए हो, ठीक है। और इसका लेंथ जो है ये मान लो कि 50 मीटर है और यहां पे एक वेव क्रिएट किए तुम इस जगह पर। ट्रांसवर्स वेव, ये चीज ध्यान रखिएगा जी, बाद में इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। स्ट्रिंग देगा ना तब ट्रांसवर्स वेव भी होगा। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होता है, रड में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग में कौन होगा? ट्रांसवर्स। इसको विस्तार से आगे चर्चा करना है, अभी ये विजुअल बता रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहां पर जो वेव जनरेट किए हैं वो कितना देर के बाद इस जगह पर पहुंच जाएगा। t = 0 पर यहां जनरेट किए तो बोल रहा है कि इस जगह पर कितना टाइम पर वेव पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसका मास जो है वो 50 ग्राम दिया है। तो कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें। वेलोसिटी कितना होगा? √T/μ। तो v का वैल्यू हो जाएगा √T। टेंशन इसमें कितना होगा? इसके वेट को बैलेंस में कर रहा होगा, तो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, इसका मतलब 100 न्यूटन ऊपर भी लगेगा। तो ये हो जाएगा टेंशन, बोलो यार, बाई म्यू, यही ना होगा जी। म्यू का वैल्यू कितना होगा? मास बटा लेंथ। तो मास कितना है बताओ तुम? 50 × 10⁻³ ऐसा यूनिट में यूज करोगे इतना, बाई एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये भी 50। इसको कर लीजिएगा यार, 50 से ये 50 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁵ ना होगा। तो 10⁴ को तुम बाहर निकाल लिए, बोलो यार। अब एक 10 बचा तो उसका वैल्यू कितना होता है? सॉरी, √10 का वैल्यू 3.2 होता है ना जी। पूरा क्लियर है √10 का वैल्यू, बोलो यार। तो ये किसके बराबर हो गया? 320 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि सब ऐसा यूनिट में यूज किए थे, भी ऐसा यूनिट में आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? आपको पूछा है कि वेव यहां से यहां तक कितना देर में जाएगा। वेव एसएम करते हुए जाएगा, वेव तो नॉर्मल ना चलेगा जी। एसएम कौन करता है? पार्ट के। तो अगर टाइम आपको पूछेगा तो लेंथ कितना है उसका? 50 / वेलोसिटी, बोलो यार। तो इसको 100√10 ही रहने देते हैं जानबूझ कर करके। अरे इसी को लिखे थे ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। बाकी जैसे आप करिए तो कर लीजिएगा। यहां से आ गया ये 2, तो कितना हो गया? 2 तो नीचे रह जाएगा और 1/√10 याद आ रहा है 0.32। कुछ चीज रटवाए थे। अरे इसको ऐसे सोचोगे ना, √10 तो √10 हो गया 3.2, तो 3.2 / 10 तो इतना होगा ना जी। अरे कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट रहोगे तो लटक जाओगे। तो 0.16 सेकेंड। ये समझ में आया कि सब कुछ आपको ऐसा यूनिट में यूज करना है? कोई दिक्कत लग रहा है? अब क्या है कि एक स्ट्रिंग है जिसका रेडियस r है। इसमें कुछ मास है जो कि लटका दिया गया है। बात सुनते जाना आराम से, क्योंकि हर एग्जांपल के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इसका r का वैल्यू कुछ दे दो 0.1 मिलीमीटर, और इसका रो का वैल्यू दिया हुआ है
2000 kg पर मीटर क्यूब। और इसका मास जो है वो मान लो कि 5 kg है। तब आपको बताना है कि इसमें वेव वेलोसिटी कितना होगा। तो इसमें वेव वेलोसिटी कितना होगा, तो इसमें अंडर रूट टी बाई म्यू होगा, वेलोसिटी होगा ना जी। तो अंडर रूट टी, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 नीचे लगेगा तो 50 ऊपर भी लगेगा जी। इसमें टेंशन हो जाएगा कितना, 50 बाई म्यू। तो यह देखो तो मास पर यूनिट लेंथ दिया है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया है। तो ये समझ में आया कि म्यू को किसमें खोलोगे, रो इंटू एस में या रो इंटू ए में, जो तुम बोलो। रो ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है, यहाँ पर तो डायरेक्ट इतना लिखोगे। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत? तो रो इंटू एस, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो समझ ना, मिलीमीटर है, ये एक तरह से हो गया 10 टू पावर -3, ये भी रहेगा तो 10 टू पावर -4 मीटर ना है जी। तो उसका स्क्वायर करोगे तो 10 टू पावर -8। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसी को सोल्व कर लीजिएगा, समझ आ रहा है, कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अरे कर लेना, यहां पर से जाएगा तो 10 टू पावर -5 होगा ना जी। तो ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर +5, और ये वाला हो गया तो 10 टू पावर +6, तो 10 टू पावर 3 बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद कितना बचेगा, 5/2 पाई। उसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। बस हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डाटा किसका दिया है। अगर रो का डाटा दिया तो म्यू के जगह पर नहीं रो को पुट कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन बना के देगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और अगर जो म्यू का डाटा देगा तो डायरेक्ट टी बाई म्यू पुट करिएगा, म्यू नहीं देगा तो m/l से कैलकुलेट करिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? दिक्कत नहीं लगना चाहिए। अब जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छा से, समझना। या एक क्वेश्चन पहले और करवा लेते हैं, उसके बाद वहां पर पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो। एक स्ट्रिंग है, इससे कोई मास को लटका दिया गया है। फिर एक और स्ट्रिंग है, इससे भी दूसरे मास को लटका दिया गया है। ये वाला है 5 kg और ये वाला है 15 kg, ठीक है। तो आपको बताना है, कुछ और भी डाटा दे सकता है। इसका म्यू का वैल्यू दे दिया 0.5 kg पर मीटर दे दिया, ठीक है। और कम देगा। ये क्यों ऐसा बदल रहे डाटा, वो हम बता रहे हैं कि दिमाग में चल क्या रहा है। अभी तो आपको लगा कि कुछ डाटा दे दीजिए, तो उसी को अभी एक्सप्लेन करेंगे कुछ देर में। इसका म्यू का वैल्यू दिया है 0.05 kg पर मीटर, और इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 kg पर मीटर। तो आपको बताना है वेलोसिटी का रेशियो। इसमें v1 है, इसमें क्या है v2। तो आपको बताना है कि v1/v2 का वैल्यू कितना होगा। तो क्या ये बच्चा टाइप का ही सवाल है सर, बस खाली आंख से गुजारना चाह रहे हैं। तो बोलेगा v1/v2, तो इसमें वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट इसका t बटा इसका म्यू। तो इसका t कितना होगा, तो इस पर 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, इसका मतलब ये 50 न्यूटन ही लगा कर करके रोके हुए होगा। इसको तो समझ में आया कि इसमें टेंशन कितना होगा, बताओ तो 50। ये समझ में आ रहा है ना जी? दिक्कत लग रहा है क्या? बाई इसका म्यू, तो म्यू ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो ऐसे करोगे, बाई अंडर रूट इसमें वेलोसिटी निकालना है तो इसका टेंशन। तो एक तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि इसको समेट दो, तो 20 kg को ही संभाले हुए है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें टेंशन कितना हो जाएगा,
200 होगा कि नहीं होगा, बाई इसका म्यू कितना है 0.05। इसी को डील कर लिएगा, या तो अलग अलग डील करिएगा या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 50 से 4 बार में कट जाएगा ना, ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 5/2 × 4, इतना हो जाएगा, वो कर लीजिएगा यार। अब इसी को डील कर लीजिएगा, ये 1/2 तो ये हो गया, √2.5 हुआ ना, ये अप्रोक्स कितना होगा बताओ तो 2.5। चेक करो ना कि किसका स्क्वायर उसके बगल में मैच करता है? या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको तुम ऐसे करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो, बोलो यार। तो इसका क्या होगा कि 5 बाहर हो जाएगा, 5/2 हो गया, और यहाँ पर बचा कितना 1/√10। तो ये समझ में आ रहा होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.32 हो जाएगा, डील कर लीजिएगा। समझ आ रहा है? तो ये वाला हो गया 0.16, तो कितना हो गया 0.8, यही रेशियो होगा। कुछ लोग मुंह ढक रहे हैं, इसको याद रखिएगा। कुछ लोग लग रहा हो कि चल क्या रहा है, तुरंत तुरंत आ रहा है कैलकुलेशन, तो याद रखिएगा जी √10 का वैल्यू कितना होता है, हाँ 3.2 अप्रोक्स में, ठीक है। और 1/√10 तो उसी का हो जाएगा 0.32, और √10 अप्रोक्स किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। तो पाई वाला भी वही कहानी चलेगा। तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज बच्चा उलझा हुआ रहता है। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है तो बोलिए, ठीक है। अब समझना है थोड़ा सा। अच्छा ये क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है, समझना। यहां पे एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, और फिर एक और ब्लॉक लटका देते हैं इसे, और यहाँ पे जो है वो कुछ भी करो ना, चलो मान लेते हैं 15 kg, वही वाला सवाल रिपीट करते हैं, या कुछ और भी कर सकते हो, चलो 5 kg करते हैं। समझना बात को। यहाँ पे एक वेव क्रिएट किया गया है, इसी ढंग का सवाल अब आएगा आप लोगों में मेडिकल वाले में, जेईई वगैरह में पूछा इस टाइप का सवाल, यही नहीं पूछा इस टाइप का पूछा है, वो भी बताने के बाद उस ढंग का आ रहा है। तो यहां वेव जनरेट किया गया जिसका लैम्डा जो था वो कुछ था 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये वाला वेव जब यहां पे पहुंचेगा तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, हटाइएगा नहीं। यहां पर म्यू का वैल्यू सब वही दिया हुआ जो ऊपर में दे रहे हैं 0. कैलकुलेशन आसान कर दे क्या, ये वाला जाएगा तो 4 0 होगा, तो ये जाएगा ना तो 2 0 और होगा तो 4 हो जाएगा, तो 3 ही 0 रहेगा। ऐसा कर देते हैं 0.5 कुछ भी चल रहा है, तो कहा दिमाग लगा कुछ डाटा वो दे देगा। यहाँ पर ऐसे कर दिए kg/मीटर, और इसका डाटा कितना है 0.02 kg/मीटर। समझना जी क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझना, एकदम एग्जाम में बैठोगे दिख जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। यहां पर तुम एक वेव क्रिएट करोगे तो ये वेव तो चलेगा, वेव के चलने पर ग्रेविटी का नहीं असर होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि वेव चल रहा है तो खींच रहा है उसको, उस ढंग से नहीं असर होगा, समझ में आ रहा है, पार्टिकल पर ना असर होगा जी। तो यहाँ वेव जनरेट करिएगा यार,
तो वेव चलेगा तो फिर इससे होकर के यहाँ पर वेव आएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेव यहाँ से चलेगा तो जब यहाँ पहुंचेगा तो लैम्डा बताना है। तो होगा क्या समझना, एक बार वेव जो क्रिएट हो गया तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगा वही वाला फ्रीक्वेंसी अब थ्रू आउट रहेगा। तो ये समझ में आया कि ये वेव यहाँ पर पहुंचेगा तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? वेव का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन चेंज होगा। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है कि अरे v का वैल्यू अंडर रूट t बाई म्यू होता है ना जी। तो यहाँ पर v का वैल्यू अलग है, अब फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना रहेगा जी। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। अरे v का वैल्यू f इनटू लैम्डा है, तो v दोनों में चेंज है तो लैम्डा दोनों में चेंज होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगा, एक ही वेव बना है। दो वेव जनरेटेड किया गया तब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, क्यों नहीं होगा अलग अलग? लेकिन एक वेव जनरेट किया गया तो कहीं जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी तो रहेगा ना जी। तो वेलोसिटी जैसे से बदलेगा लैम्डा बदलेगा, ये बात समझ में आ रहा है? पहले बता चुके हैं ये बात। तो इस जगह पर और इस जगह पर कौन सेम रहेगा? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। इसका मतलब इस जगह पर v बाई लैम्डा, अरे बोलो यार, ऐसे कर दे रहे, और इस जगह पर v बाई लैम्डा हर हालत में सेम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? क्वेश्चन ध्यान में रखना कि एक जगह वेव क्रिएट करेगा और वही वेव दूसरा जगह पर जाएगा अलग मीडियम में, अलग सिचुएशन में, तो वेलोसिटी चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो दोनों मीडियम में तुम फ्रीक्वेंसी निकाल के बराबर कर दोगे, तुम पहुंच जाओगे, जो भी पूछेगा तुम पहुंच जाओगे वहां। अरे बोलो। तो अब केवल कैलकुलेशन करना रह गया। तो ये आंख से गुदार इसलिए रहे कि ध्यान रहना चाहिए। तो देख लो तुम, यहां पर v का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट यहां का t, तो यहां का t कितना होगा? तो 20 kg को नहीं संभाले होगे, नहीं समझ में आ रहा है? तो 200 बाई यहां का म्यू 0.05, ये आ गया भी। बोलो यार, बाई यहां का लैम्डा कैलकुलेट करना है तो इसको लैम्डा 1 बोल दिया गया। ये बराबर होगा किसके? तो यहां के v बाई लैम्डा के। तो यहां पर v कितना हो जाएगा? 50 होगा ना जी, बाई यहां का लैम्डा तो दिया हुआ 5 इंटू 10⁻² कर दोगे। अगर नहीं कन्वर्ट करना रहेगा तो सेंटीमीटर में रखोगे तो घूम फिर करके वो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से कैलकुलेशन तुम कर लेना, यहां से लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन में करना क्या, लैम्डा को उधर फेंकना, इसको इधर फेंकना, इसको इधर फेंकना, डील कर लेना। हम बस ये आपके नजर में बैठाना चाह रहे हैं कि एक जगह वेव वो क्रिएट करेगा और वही वेव अगर दूसरा जगह पर जाएगा तो वो कुछ भी पूछेगा। ये तो एकदम ध्यान रहना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पर बराबर होगा। तो एक जगह फ्रीक्वेंसी निकाल के दूसरा जगह फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दोगे तो चल आएगा। समझ में आया? अब इसमें बच्चा सोचने लगा लैम्डा कैसे निकलेगा, तब नहीं निकल पाएगा। हाँ, ये नहीं सोचना है कि कैसे निकलेगा। अगर किसी चीज के बारे में पूछा, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला मारोगे, और नहीं याद है तो तुमको उस क्वेश्चन का टाइप पकड़ा जाना चाहिए कि इस टाइप में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो वही टाइप दिखाया जा रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो जी। समझना, कुछ रिजल्ट याद रखना जी। ये क्वेश्चन एकदम समझ लो कि जेईई में तो पूछा ही नहीं, नीट में एकदम पूछने को है, मैंने बैठोगे या दिख जाएगा, बस तुम खाली खुशी से पागल मत हो जाना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो एकदम दिखेगा जो बताया गया है, अब नहीं बनाओगे तो तुम समझोगे। देखो पहले क्या था ना, पहले कि स्ट्रिंग में मास बहुत कम माना जा रहा था, तो जो भी मास इसका था उसी कारण टेंशन होता था, थ्रू आउट में वही टेंशन रहता था। बोलो यार। और अब क्या किया गया है कि इस रड में या बॉडी में ही टेंशन, सॉरी इस रड में ही मास है, तो अलग अलग जगह पर
टेंशन अलग अलग होगा, ये तो मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। रीजन क्या है ना कि यहाँ से कुछ हाइट पर टेंशन देखोगे तो वो इतना भार को न संभाले हुए होगा, और ज्यादा ऊपर में जाओगे तो वो इतना भार को न संभाले हुए होगा। यहाँ पर देखोगे तो पूरे भार को न संभाले हुए होगा। तो ये बात समझ में आया कि उसमें टेंशन अलग अलग है, तो उसमें वेव का वेलोसिटी अलग अलग होगा। इसमें समझ में आ रहा है कि काहे हम वेव का वेलोसिटी सेम ले रहे थे, क्योंकि थ्रू आउट टेंशन सेम माना गया था, क्योंकि इसके मास के कारण इतना कम का डिफरेंस होता है कि माना जाता कि इसके कारण यहाँ पर जो टेंशन है वही थ्रू आउट है। बोलो यार, स्ट्रिंग जब मासलेस टाइप का फीलिंग देगा, थोड़ा बहुत मास रह सकता है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कोई बहुत ज्यादा मास है, बोलो, तब क्या होगा कि टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट माना जाएगा। अभी तक यही ना कर रहे थे जी, टेंशन इसमें थ्रू आउट कांस्टेंट था, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव थ्रू आउट कांस्टेंट था, इसमें टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट था, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव थ्रू आउट कांस्टेंट माना गया था। इस दोनों में टेंशन अलग था, तब वेव का वेलोसिटी अलग था। अरे बोलो यार, लेकिन इसमें क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे, नहीं लग रहा है कि टेंशन बढ़ते जाएगा? तो एक फीलिंग तो यही रहना चाहिए आपको कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा भार को रोके हुए रहेगा। तो भी बढ़ेगा कि घटेगा? भी का वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू तो कांस्टेंट ना है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं लग रहा है बराबर मोटाई का है। हो सकता है कि थिकनेस भी चेंज करता तब म्यू भी चेंज करता। अरे बोलो यार, तो अभी थिकनेस सेम लिया गया, थ्रू आउट उतना ही है जो कि रेडियस है उसका। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ वेव बढ़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इसका मतलब लैम्डा बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एक बार तुम वेव जो जनरेट कर दिया तो कहीं जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा, और जब भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तो भी का जो होगा लैम्डा का भी डिट्टो उतना ही होगा, भी जितना टाइम्स होगा लैम्डा का भी उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं, लेकिन दो चार रिजल्ट तो एकदम रपेट के याद रखना, तो क्यों? क्योंकि वो याद करने सवाल तेजी में डील होगा, अरे तो उड़बुला जाओगे। पहला चीज तो तुम ये याद रखना, इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है ना वो म्यू है, ठीक है? मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया हुआ है। यहां से x दूरी पर जाओगे, मतलब लोअर एंड से कितना दूरी पर गए? x दूरी पर गए, तो यहां पर जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू जी एक्स के बराबर होगा। ये x दिया हुआ तुमको रखवा है, बाकी तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो x लेंथ का मास कितना होगा? म्यू इंटू एक्स होगा ना जी, मास। तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? म्यू इंटू एक्स इंटू जी नीचे। इसका मतलब यहाँ वाला उसको उतना ही से खींच ले होगा, तब तो इक्विलिब्रियम में। ये सब मैकेनिक्स में पढ़ा दिया था, बोलो यार। तो टेंशन का वैल्यू इतना होता है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? और इस जगह पर, इसी जगह का हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी वेव का कितना होगा? तो टी बाई म्यू होता है ना जी, तो अंडर रूट जी एक्स के बराबर होगा। नहीं भी याद रखिएगा तो सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर 2-3 बार जेईई मेन में भी सवाल पूछ चुका है, आईआईटी एडवांस तो बहुत पहले पूछा है 2-3 बार। तो अब एकदम नीट में गिरेगा ही गिरेगा ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि वेव नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा तो लैम्डा का क्या होगा, भी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो नहीं लग रहा है कि टेंशन घटेगा। फीलिंग कैसे लोगे? जहां टेंशन देखना वहां पर काट दोगे, तो उसके नीचे का जो मास है उसको बैलेंस वही ना कर रहा है। तो अगर यहां पर देखोगे तो यहां काट दो तो इसके मास को बैलेंस कर रहा है, और यहां पर देखना है तो वहां काट दो तो पूरे के मास को बैलेंस करा, तो ऊपर में टेंशन ज्यादा है, तो समझ में ये रहा। तो टी का वैल्यू म्यू जी एक्स होता है, हमको लग रहा है कि आप रटे रहिए तो ज्यादा भलाई है आपका। और वेलोसिटी ऑफ वेव
अंडर रूट टी एक्स। ये नहीं भी हटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंडर रूट टी बाई पी हो, टी याद रहेगा तो आप फास्टली मूव कर सकते हैं। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अब बात को थोड़ा सा समझना, यहां पर वेव को तुम क्रिएट करते हो, तो जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगा उसका भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो यहां से यहां पर पहुंचने में टाइम जो लगेगा उसको डायरेक्ट तुम इसका लेंथ बटा वेलोसिटी ऑफ वेव लिख दोगे क्या? लेंथ बटा वेलोसिटी कब लिखा जाता है टाइम कैलकुलेट करने में? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब। बात समझ में आ रहा है? बोलो। इसमें कोई झंझट था क्या? काहे? तो कि वेव का वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट था, तो यार भाई भी लगाए टाइम में यहां से वहां तक जाने। बोलो यार। लेकिन इसमें वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब टाइम निकालना रहेगा तो छोटे से लेंथ को जितना देर में ट्रेवल करेगा उसको इंटीग्रेट कर करके क्या आएगा, तो उसी ढंग से करने पर आ जाता है। लेकिन आपको वो सब सोचना नहीं है, इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा वो याद रखिए, एकदम बैठिएगा दिख जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। तो इसमें आप याद रखिएगा जी कि यहाँ पर आप किसी वेव को क्रिएट करिएगा t इक्वल टू 0 पर, तो इस जगह पर वेव को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 अंडर रूट L बाई जी। दिल को थोड़ा सा लगा होगा, देखा देखा ही तो है नहीं, यही तो चॉकलेटवा खा के भाग गई थी। जहां पर L क्या है बताइए तो? L है इसका टोटल लेंथ, समझ आ रहा है? हाँ, तो वो ध्यान आप रखिए। ये बात आपको समझ में आया कि काहे यहां पर डायरेक्ट एयर बाई भी नहीं कर दिए? क्योंकि तुम किस जगह का भी लोगे, भी अलग अलग जगह पर अलग लगना है जी। तो इंटीग्रेशन किया जाता है कि x जाकर के dx पोर्शन लिया जाता है, और उस dx को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। लेकिन वो सब कुछ नहीं सोचना है आपको, रटे हुए रखना है। एकदम एग्जाम में बैठिएगा दिख जाएगा, इसलिए एकदम रटे हुए रहिएगा। ऐसे रट सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है ना पेंडुलम का, उसमें केवल पाई हटा हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत लग रहा है? और भी सवाल पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक रड है, इसका मास मान लो कि कुछ है, बोलो कितना लिखे? 10 केजी लिखोगे? नहीं, 10 केजी वाला तुम याद करके नहीं आए। कुछ बोलो। 4 केजी। 10 का नहीं लिखे पता है? क्योंकि mg भी कैलकुलेट करोगे तो m भी 10 है, g भी 10 है, तो बहुत बार बच्चा को लगता है कि g स्क्वायर तो नहीं कर देंगे सर, नहीं समझे, यह जो के था स्लाइड में। अब वहां से इतना है, और इसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ठीक है? तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो ये पूछ सकता है कि यहां पे वेव क्रिएट किया गया तो यहां पर कितना देर में पहुंचेगा, या इसका उल्टा भी बोल सकता है, यहां वेव क्रिएट किया तो यहां पर कितना देर में पहुंचेगा, तो टाइम वही होगा। बोलो यार। इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि काहे टाइम वही होगा, लेकिन लेवल 1 में नहीं। आपको सीधे रट जाना है कि नीचे क्रिएट करेगा तो ऊपर में, और ऊपर क्रिएट करेगा तो नीचे में, आने में टाइम इतना ही लगेगा। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। एक तो आपसे यह पूछ सकता है कि यहां से थ्री बाई 2 मीटर के दूरी पर बताओ
वेव का वेलोसिटी कितना होगा। ये समझ में आ रहा है कि हम जो भी पढ़ाए वो नीचे से पढ़ाए, और वो देगा ऊपर से, तुम नीचे से सोचोगे। ठीक है, अभी रहने दो। वेव का वेलोसिटी इतना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर यहां पे लैम्डा जो है वो 5 मीटर का, या ऐसा कर देते हैं कि 0.25 मीटर का है, तो आपको बताना है कि यहां पर लैम्डा कितना है। समझ आ रहा है? और बाकी कुछ और भी कर सकता है। लैम्डा यहां जनरेट किया गया एट t इक्वल टू 0 पे, बोलो यार। तो यहां पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? टाइम फॉर रीचिंग जो भी है, इंग्लिश में अच्छा नहीं लग रहा होगा पढ़ने में तो अपने से बदल लीजिएगा। हम बिहार बोर्ड के हिसाब से लिख चुके हैं। चलिए यहां देखिएगा जी, इसको ऐसे कर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वहां पर वेलोसिटी कितना होगा। तो अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर कभी भी दिमाग खराब हो, टेंशन निकालो, तो जहां निकालो वहां काट दीजिएगा। तो इसका मास जो होगा, तो mg जो लग रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा। कैसे करना चाहते हैं बोलिए? कट करके बनाइएगा। चलिए कटे करके बनाइए। तो कट करके ही बनाइएगा। तो यूनिफॉर्म ऑर्डर में आपको पता है ना कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, माने लेंथ जैमा भाग होगा मास भी उतना ही भाग होगा। एक तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 मीटर है और ये वाला 1.5 मीटर ना हो गया जी। इसका मतलब ये कितना हो गया? आधा मीटर। तो 2 मीटर में 4 kg, तो आधा मीटर में तो 2 का चौथा भाग ना है आधा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? चौथा भाग, तो 1 kg हो जाएगा। आप उस टाइप से करिए जैसे करना है, हम अभी फॉर्मूले से बनाते हैं, आप करके देखिएगा वही आएगा। ठीक है, तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा बताओ? v का वैल्यू √g 10 हो गया इनटू x। हम लोग कहां से देखें? नीचे से। अब वो ऊपर से बताए हुए, तो ये 3/2 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया? 2 - 3/2, तो 1/2। बोलो यार, तो ये आ गया √5। √5 याद रहता है कि नहीं आप लोग को? याद रखिएगा √5 का वैल्यू जी 2.236 होता है। समझ में आ रहा है? फास्ट हो जाइएगा, याद तो रखना ही पड़ेगा कि √5 का वैल्यू 2.236 होता है। यही वाला हो गया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 7.7 में यूज किया गया है। नहीं तो फिर आप वही करते, v का वैल्यू कितना होगा? तो √ यहाँ का टेंशन, तो इसके वेट को करते ना, तो उसका वेट कितना आ जाता? आओ दिमाग नहीं चलाना है तो ऐसे करोगे। 2 मीटर में 4 kg है, तो 1 मीटर में 4/2 kg है, तो हाफ मीटर में 2 × 1/2 kg है, तो 1 kg है। हो गया ना जी मास? तो मास आ गया 1 kg। इसका मतलब इस पर 10 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, तो 10 न्यूटन कौन संभाले हुए होगा टेंशन? तो T/μ कितना दिया है? नहीं दिया, तो कैलकुलेट करिएगा कितना होगा? M/L। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? फिर करके देखिएगा तो वही आएगा। बोलो यार, तो जैसे करिए, कोई मतलब है नहीं। चलिए, हम इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वेलोसिटी क्या हो, तो आप कैलकुलेट करिए लीजिएगा। आपको पूछा है कि यहां पर लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, तो दिमाग क्लिक कर लेना चाहिए कि एक जगह वेव क्रिएट कर करके दूसरा जगह पर लैम्डा पूछे, इसका मतलब दोनों जगह पर फ्रीक्वेंसी बराबर कर देना। समझ में आया? तो
इस जगह पर फ्रीक्वेंसी कितना होगा बताइए। तो वहां का भी, अरे बोलो यार, तो वहां का भी कितना होगा √g। और यहाँ का x देखोगे तो हम लोग तो फॉर्मूला में यहाँ से ना पढ़े हैं, तो ये समझ में आया कि अगर यहाँ से देखोगे तो इसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। नहीं समझ में आ रहा है। तो वहां का भी इसलिए रटवाए हैं कि फास्ट हो जाओगे। तो वहां का भी बटा वहां का लैम्बडा, यही हुआ फ्रीक्वेंसी वहां पर। तो इसका मतलब इतना ही फ्रीक्वेंसी यहां भी होगा, तो वहां का भी बाई वहां का लैम्बडा करोगे। तो यहां पर भी कैसे करोगे, 1/2 ना है जी, तो फिर से इसमें लिखोगे, बोलो यार, बाई वहां का लैम्बडा। नहीं समझ में आया। अब ये तो बताए थे कि एक जगह पर वेव क्रिएट करके उसी वेव का दूसरा जगह पर कुछ चीज पूछेगा, तो दोनों जगह पर आप क्या करिएगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो लैम्बडा पर खुद ही पहुंच जाइएगा। लेवल 1 में इसी ढंग से करो, अदरवाइज आउटपुट हो जाएगा। तो इस √g से √g कट जाएगा, यहाँ आ गया 1/√2 हुआ ना जी। ये वाला इधर आएगा तो √2 × √2, तो यहाँ हो गया 2 हुआ ना जी। तो लैम्बडा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 0.25/2, तो 0.125। असल ऐसा इसमें लिखे हो तो लैम्बडा मीटर में आएगा। क्या दिक्कत लग रहा है, ये समझ में आया कि काहे वेलोसिटी हम रटवाए थे। अदरवाइज क्या होता कि तुम दोनों जगह पर सोच सोच के वेलोसिटी निकालते तो गड़बड़ा जाओगे। हाउ लेवल 1 में तो गलती हो जाएगा, तो गलती हो जाएगी। समझ में आया। अरे इस ढंग का क्वेश्चन पूछेगा बउआ। और अगर जो आपसे क्या पूछेगा कि वहां पर क्रिएट किया गया तो यहाँ का टाइम बताओ, या यहाँ क्रिएट किया गया वहां का टाइम बताओ, तो सीधे फॉर्मूला लिखोगे 2√L जी का वैल्यू समझा रहा है। इसको कर लीजिएगा यार, जो भी होगा 2/√5। लेकिन ये समझ आ रहा है कि √5 का वैल्यू 2.236 लगना बेवकूफी हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ना होगा। तो क्या करेगा, यहाँ √5 से कर देगा, तो यहाँ पर 2.236 होगा, जिसको मल्टीप्लाई करोगे और नीचे में 5 है तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेशन का बड़ा रोल होता है एग्जाम में जी, अदरवाइज टाइम किल कर देगा। क्या दिक्कत लग रहा है इसमें बोलो, समझना। अभी तक हम 2 ही चीज अभी मैंने पढ़ाए हैं आपको। एक पढ़ाए हैं कि स्ट्रिंग से किसी मास को लटका देगा, स्ट्रिंग का मास बहुत कम रहेगा, बोलो यार, तो डायरेक्ट उसमें थ्रू आउट टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ वेव भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और अगर जो रड या स्ट्रिंग ठीक रहेगा या उसमें मास नहीं लगाएगा, तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब इसमें जो मास है उसी का इंपॉर्टेंस है, तब क्वेश्चन ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो जिसको ये याद रहेगा डील कर लेगा। और ये ध्यान रखना कि हम लोग जो नापे हैं एक्स को कहां से नापे हैं, नीचे से नापे हैं। तो वो ऊपर से भी देगा ना किसी पॉइंट के लिए, तो आप नीचे से ही उसका निकाल कर करके कर लीजिएगा। ये सब सवाल आएगा तो बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा नीट के एग्जाम के व्यू से। समझ में आया? कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसी ढंग का सवाल आईटी में पूछ लिया, एकदम इसी टाइप का। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो, ये समझ में आ गया ना? समझना नहीं, मैंने रट लेना है तुमको कि नीचे वेव क्रिएट करोगे तो ऊपर पर जाने, ऊपर तक जाने में, या ऊपर करोगे तो नीचे तक आने में टाइम क्या लगेगा, सेम। इसको प्रूव कर दिया जा सकता है बोल के। सुनोगे कि छोड़ दे? हाँ छोड़ ही दो, सिमेट्रिसिटी से प्रूव कर दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्या अभी भी आपसे गलती होगा? नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो, अच्छा ऐसा अगर देगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या चलो ना न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन पूछेगा, समझना जी।
एक रड दिया हुआ है, इसका मास जो है वो 10 kg है और लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। और इससे एक ब्लॉक लटका दिया जिसका मास है कुछ भी 10 kg मान सकते हो, और कुछ बोल सकते हो, चलो 20 kg दे दिए, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इसके मिडिल पॉइंट पर, ठीक है, वेव का वेलोसिटी कितना होगा, मिडिल पॉइंट पर वो दिया हुआ है, हाइट मिडिल पॉइंट। तो यहां पर देखो तो ये दोनों केस में से कोई केस है नहीं। पहले हम लोग पढ़े थे कि इसमें मास नहीं रहता था, केवल एक में मास रहता था, तो टेंशन सेम हो जाता था। उसके बाद क्या पढ़े, केवल रडवे रहता था, मास लटका हुआ नहीं रहता था। बोलो यार, अब क्या है कि रड में भी जो मास है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम नहीं। बोलो यार, ये 20 kg था, ये रहता 0.1 kg, तो बहुत कम हुआ था, तो उसका मास को छोड़ देते हम लोग। बोलो जी, यहाँ पर क्या है कि इसके मास के रिस्पेक्ट में इसका मास बहुत कम नहीं, तो दोनों के मास को सोचना पड़ेगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको पूछा है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, तो किसी भी जगह पर आपको वेलोसिटी कहेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या करिएगा, वहां का टी और म्यू बाई म्यू करिएगा कि नहीं करिएगा। तो करो, भी इस जगह पर कितना होगा, तो उस जगह का टी, अब यहाँ पर टी का कोई फॉर्मूला नहीं ना बताया गया, तो टी कैसे कैलकुलेट किया था, वहां पर काट दो, तो वहां पर काट दोगे तो ये नीचे ना गिर जाता, इसका मतलब उसको उठाने हुए। तो ये समझ में आ रहा है कि ये मिडिल पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 kg इधर मास होगा, 5 kg इधर मास होगा, तो इसको काटोगे तो इस मास को, अब इस मास को ना संभाल रहा है, इस मास से मतलब है इसको नहीं, तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 20। इसका मतलब 25 kg पर 250 न्यूटन जो लगा रहा होगा अर्थ, उसको यहाँ का टेंशन है जो कि थमले होगा। अब इस बच्चा को टेंशन निकालने में ही दिक्कत होगा, तो फिर दिक्कत होगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो ये समझ में आया कि इस जगह पर टेंशन कितना हो जाएगा 250। बोलो यार, बाई म्यू, तो म्यू होता है क्या, रड के लिए मास पर यूनिट लेंथ। इसका भी मास को देखोगे ना, रड वाला का तो मास टोटल कितना है 10 और लेंथ कितना है 2। तो ये समझ में आया कि ऐसा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो यही सब सवाल पूछेगा तुमसे। तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, तो 5√2 हो गया, √2 1.414 कर लोगे, चला गया। चूंकि सब असाइनमेंट में लिखे हो तो वो भी असाइनमेंट में आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। इसमें भी ये चीज पूछ सकता था कि यहां पर लैम्डा दे करके यहां पर लैम्डा पूछ सकता था, यहां लैम्डा दे करके यहां पर पूछता, तो इसका मतलब दोनों जगह पर फ्रीक्वेंसी निकालते, यहाँ का फ्रीक्वेंसी निकालते तो यहाँ का भी बाई यहाँ का लैम्डा, यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालते तो यहाँ का भी बाई वहां का लैम्डा। अब भी वाला में √T/μ रहता है ना, तो उसको डील करनी जगह। आपने हल्का सवाल पूछेगा तो ये पूछ सकता है भी अपर एंड। अपर एंड मतलब समझ में आया ना कि इसके बारे में बात कर रहा है, हाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई भी लोअर एंड या मिडिल एंड जो भी कुछ बोलता तो कितना हो जाता, तो अपर एंड पर कितना होगा जी √ अपर एंड का टी, तो अपर एंड पर टेंशन कैसे, जहां के अगर टेंशन निकालना वहां पहले काट देना, तो यहां पर काट दोगे तो 10 और 20 30 पर अर्थ लगा रहा होगा, तो इसका मतलब ये वाला भी उतनी लगा रहा होगा तभी तो थम ले। बोलो यार, तो कितना हो जाएगा 300 बाई म्यू, तो म्यू तो नीचे भी आएगा, वो कटिए जाएगा, तो उसको जानबूझ करके छोड़ दिए। समझ आ रहा है, हम तो लिख दो बात, तो बाद में लगेगा कोई नया फॉर्मूला पढ़ा है। हमको थोड़ा भी भरोसा नहीं है, खुलेआम हम बोलते हैं आपको, ठीक है। बाई
लोअर एंड पर देखेगा तो यहाँ काट दो, तो ये 20 केजी नीचे ना गिर जाता है, तो 20 केजी पर 200 जो लगेगा, इसका मतलब उसको उठाने होगा। बोलो यार ये कितना हो जाएगा 200/। इससे ज्यादा सवाल आप में नहीं आएगा, लॉक कर लीजिए इसको कि नहीं आएगा इससे ज्यादा सवाल। तो ये वाला हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 3 ढंग का केस हो सकता है। स्ट्रिंग में मास नहीं देगा, केवल लटका देगा, तो थ्रू आउट टेंशन सेम होगा, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा केस क्या होगा कि केवल रड लटका देगा, उसमें मास उस नहीं देगा, तो रड के मास के कारण खेल स्टार्ट होता है, और यही वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। समझ में आ रहा है? और एक खेल क्या होगा कि रड में भी मास दे देगा और लेंथ उससे कुछ मास लटका भी देगा, तो भी कैलकुलेट करा लेगा, तो जहां पर देखोगे टेंशन वहां पर काट दोगे और उसके एनालाइज कर लोगे। बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा। ये सब देख के पता चल जाना चाहिए आपको कि यहाँ 10 केजी दिया है, यहाँ मास दिया 50 ग्राम, तो नहीं लग रहा है किसके स्टॉक में बहुत कम है। 10 केजी मैंने समझ में आया, 10,000 ग्राम, तो 10,000 रुपया किसी को दिए हो और तुमको लौटाते वक्त 50 रुपया दे रहा है, तो देखो ना चोरा ली साथ गए थे तो कहेगा कोई बात नहीं यार, कम से कम जिंदगी जी लिए। गुस्सा नहीं करोगे और तो पता चलने लगता है आदमी को कि क्या कहानी है। यहाँ पर रेडियस क्या है कि बहुत कम है, बहुत कम। ये समझ में आया? 0.1 × 10⁻³ में 10⁻4 मीटर बहुत कम ना है जी। तो आप समझ में आ रहा हो कि बहुत पतला है, तो इसके मास के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा इसका मास। तो आंख से सब कुछ इसने गुजार दी है ना कि देखा हुआ रहेगा और आएगा तो बन जाना चाहिए। अब इसके बाद भी नहीं बने तो कोई बात नहीं, पापा को लेते आना ऑफिस में, हम वीडियो खोल के दिखा देंगे, देखिए हम तो प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए भाई पढ़ा चुके थे हम, अब आपका बेटा वीडियो बनाने में लगा हुआ तो हम क्या करें। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, बता दो एकदम क्वेश्चन आएगा, आज आए कल आए परसों आए। आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है जी, जिसमें वो एक ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन दे देगा। समझ आ रहा है? y = इतना लिखा हुआ है, जैसे समझ आ रहा है क्या ट्रांसवर्स वेव है? क्यों? क्योंकि वेव चल रहा है x एक्सिस पर, अब पार्टिकल ऑसिलेट किसके अलॉन्ग हो रहा है? y एक्सिस पर, ट्रांसवर्स वेव है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होगा वो √T/μ ही होगा। वो क्लियर है ना? लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो √v/ρ से आगे बढ़ते हैं, और ट्रांसवर्स रहेगा तो √T/μ। बोलो यार, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव ही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? रड रहेगा तो दोनों हो सकता है, तो डाटा के हिसाब से पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ा जाएगा। अब मान लिया कि आपको बोल दिया साउंड वेव, तो साउंड है ही है लॉन्गिट्यूडनल, तो साउंड वाला में लगेगा √T/μ नहीं, उसमें √v/ρ ही लगेगा। बोलो यार, गैस में रहेगा तो √γ/p/ρ या √γ/RT/m, ये याद होगा, कल बताए हैं। तो इक्वेशन दे देगा और आपको क्या करेगा कि मास पर यूनिट लेंथ दे देगा तो टेंशन पूछेगा, या टेंशन दे देगा तो मास पर यूनिट लेंथ पूछेगा। इस ढंग का वो सवाल कर सकता है। तो मास पर यूनिट लेंथ जैसे देगा तो आपके दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं, किसका मतलब वेलोसिटी की तरफ कुछ जाना चाह रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर होगा? √T/μ के। और v अब जो है इसके हिसाब से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो v का वैल्यू कितना होगा? ω/k, तो ओमेगा हो गया 2 और k का वैल्यू 2। ये समझ में आ रहा है कि जब तक यूनिट नहीं देगा तो यूनिट में ही सोच लोगे। अगर जो वो लिख देता कि x सेंटीमीटर में है, तो ये समझ में आया कि इसका डाटा 2/2 सेंटीमीटर मानना पड़ता। समझ में आ रहा है आपको? तो v का वैल्यू इक्वेशन से निकाल दिए, ये बराबर हो जाएगा किसके? √T/μ के। तो μ भी असाइनमेंट में दिया हुआ है, इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया देखो तो 5 हुआ ना जी, स्क्वायर करोगे तो हो गया 25, और इसको इधर फेंकोगे तो 0.01। बोलो यार, = T। तो T का वैल्यू कितना आ गया? 0.25। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी इक्वेशन भी देगा तो वहां से भी कुछ निकल जाएगा
और क्या है कि कुछ डाटा देगा तो दो तरफा डाटा निकाल करके प्रोसीड कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। अगर वेवलेंथ पूछेगा तब इधर से पढ़ने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट नहीं यहाँ से कर लेंगे। नहीं समझ में? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो किसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे? ट्रांसवर्स के बारे में, क्योंकि अंडर रूट डी बाई म्यू से ही ना क्वेश्चन बनाए हैं। और अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में। तो फॉर्मूला तो इसका बताइए दिया गया था कल ही, आज एग्जांपल दे रहे हैं। तो इसमें v का वैल्यू कितना था? मेन फॉर्मूला कौन था? अंडर रूट v बाई रो। सॉलिड में बाई भी हो जाता है, समझ रहे होंगे। और गैस के लिए जाइएगा, हाँ ये वाला गैस के लिए, तो v का वैल्यू अंडर रूट गामा p बाई रो या फिर मतलब यही वाला हो जाता है गामा RT बाई m, दोनों यही है। ठीक है, और बाकी थ्योरेटिकली कहाँ गलती करवा सकता हो तो बताइए दिए थे कि केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर किसी एक को कांस्टेंट करके दूसरा को बदलने के बारे में बोलेगा तब हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। और फास्ट कैलकुलेशन करिए, उसके लिए एक रिजल्ट हम आपको बताए थे कि T डिग्री सेल्सियस पर, ये साउंड के लिए हम बताए थे, याद है? ये किसके लिए बताए? साउंड के लिए, दूसरा में नहीं लगा देना। तो T डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? तो V 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 0.61 इंटू टी, जो T डिग्री सेल्सियस क्या वही केल्विन में नहीं बदल देना, समझ आ रहा है? और ये वाला कब बताया गया था? एक तो ये बोले थे कि T कम होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से, और दूसरा ये भी बोला गया था कि ये वाला कब तक वैलिड है। कंडीशन कुछ कुछ था ना जी, कि ये वाला किसके लिए? तो सबसे पहले तो ये एयर के लिए है, अरे बोलो यार। और वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होना चाहिए? ये हम लिख दिया तो 331 332 भी कर सकते हो, बोलो यार। 331 332 जो बोलो मीटर पर सेकेंड। तो कोई जरूरी नहीं कि इतना ही, 340 भी रहेगा तो यही फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, बोलो यार। 325 भी रहेगा तो यही फॉर्मूला लगा सकते हो, समझ में आ रहा है? तुमसे पूछेगा तो इसी टाइप का पूछेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इतना हम कल बता चुके थे, अब इस पर एग्जांपल देना है और कुछ चीज और बताना है। तो एक तो क्वेश्चन वही रह सकता है कि आपको बोल देगा कि वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर 330 मीटर पर सेकेंड है। तो अब दो ढंग का सवाल हो सकता है, सुनना। एक तो आपको पूछ देगा वेलोसिटी 273 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, और एक पूछ सकता है वेलोसिटी, माने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ भी 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। बताओ तो इस केस में ये वाला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो कंडीशन क्या क्या मैच किया है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 330 है, तो अप्रॉक्स तो मैच के लिए ही है, बोलो यार। लेकिन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया? क्या आप ओरिजिनल फॉर्मूला लगाइएगा? कोई दिक्कत लग रहा है? ये एयर का ही बात किया जा रहा है, जब तक नहीं बोलेगा एयर ही माना जाएगा, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? केल्विन में दे देगा कि कितना टेम्परेचर है, तो 280 केल्विन है, तो 280 केल्विन बोलने का मतलब क्या हुआ? 7 डिग्री सेल्सियस। तब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना जी? तो कि जिस दिन ये क्वेश्चन पूछेगा ना, समझ लो कि तुमको लापियटने के लिए ही दिया है कि तुम ओरिजिनल फॉर्मूला मारो और लटक करके कर रहे हो। समझ में आया? तो ये ध्यान देना है आपको, पकड़ लेना है कंडीशन को।
वो क्वेश्चन पूछता है ना तो कंडीशन ऐसा देगा कि उस मेथड से नहीं बनाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो पहला केस में क्या होगा, इसको हम करते हैं, ये केस 1 है और ये क्या है केस। तो कैसे डील होगा बताओ। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, 273 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है निकालने के लिए, तो शॉर्टकट फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो मेन फॉर्मूला लिखोगे। मीडियम चेंज किया है क्या, नहीं, तो देखो v का वैल्यू अंडर रूट गामा RT बाई m होता है ना जी। तो मीडियम चेंज नहीं किया तो गामा सेम ही होगा, R भी सेम ही होगा, m भी सेम ही ना होगा जी, तो केवल टेम्परेचर ना बदलेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि v1 बाई v2 अगर कोई करेगा तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट T1 बाई T2 होगा। समझ में आ रहा है ना कि बाकी सब कट गए, बोलो जी। तो वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 330। या ऐसा करते हैं ना कि जिसको कैलकुलेट करना उसी को मान लेते हैं पहला वाला, ताकि वो ऊपर रह जाए, तो उसको भी लिख दिए और जो डाटा दिया हुआ उसको नीचे वाला मान लेते हैं। तो कितना आ गया, 330 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट और 330 जिसको माना उसी का टेम्परेचर है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझ में आ रहा है कि इस फॉर्मूला में टेम्परेचर केल्विन में पुट होता है। उलझ रहे हो क्या, अरे कोई भी फॉर्मूला में टेम्परेचर केल्विन में पुट होता है जी। ये एक शॉर्टकट है तरीका जिसमें डिग्री सेल्सियस वाला मारोगे। बोलो यार, दिक्कत लग रहा है क्या, नहीं तो तुमको हम ऐसे करके लिख दे रहे कि याद रखना इसे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 273, और यहाँ पर केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 प्लस 273, तो 2 इंटू 273। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो यहाँ से भी का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लेना, कट जाएगा तो √2 टाइम्स 330 √2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत लग रहा है, अरे बोलो यार, देख लो कहीं दिक्कत लग रहा है तो देख लो। समझ में आया ना। ये समझ में आ रहा है कि अगर 330 को ऊपर लिखते तो 330 जिस टेम्परेचर पर है उसके टेम्परेचर को तुम ऊपर लिखते। समझ में आ रहा होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन का हम इंतजार कर रहे हैं आप में पूछने का। इसमें नॉर्मल बच्चा कैसे बनाएगा समझना। नॉर्मल बच्चा फिर वैसे ना बनाएगा जी, भी 10 डिग्री सेल्सियस पर बाई भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो कैसे बनाएगा, अंडर रूट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस वाला तो ऐसे लिखेगा, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वाला ऐसे लिखेगा ना जी। अब इसी का कैलकुलेशन वो करते रह जाएगा, क्योंकि खाली कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करने के बाद रूट निकालना, और फिर रूट निकाल करके उसको फेंकोगे तो देखो क्या होगा, बहुत उलझन में फंसा लेगा। तो उसको करोगे तो आ जाएगा 330 अंडर रूट 283 बाई 273। इसका सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा डेसिमल में, अब टाइम लेगा, फिर उसका रूट निकालो, अब फिर मल्टीप्लाई करो, तो लंबा चौड़ा कहानी ना हो गया। बोलो यार। तो उसी सब से बचाने के लिए है जो कि आपको एक शॉर्टकट दिया गया है। यह ध्यान रखना कि यह फॉर्मूला तभी तक है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके आसपास में रहेगा। सजा रहा है 325 से 340 के जोन में रहेगा तब। तो कितना हो जाएगा बताओ, तो भी 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, भी 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 0.61 इंटू 10 डिग्री पर ना पूछ रहा है यहाँ 10 केल्विन में, इसमें नहीं करना है, शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6.1 हो गया, यहाँ से करोगे तो 336.1। नहीं लग रहा है कि दिमाग ठंडा ठंडा कूल रहेगा, और उधर क्या होगा, पूरा हॉट हो जाओगे। अंदर से हॉट रहना है, एग्जाम में नहीं हो जाना है। समझ में आ रहा होगा आपको, बोलो यार। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देता है, क्योंकि आप हीट पढ़ लिए हैं इसलिए उसको बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा देता है ना कि
फाइंड रेशियो ऑफ molecule speed of air and sound speed in air, ऐसा करके दे सकता है। तो कुछ है नहीं, क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल स्पीड नहीं बोलता है तो भी आरएमएस ही करते हैं, बाई भी साउंड। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आरएमएस वैल्यू कितना होता है याद है ना, √3 RT बाई एम, और साउंड का करिएगा तो गामा RT बाई एम। चलो अभी लिख दे रहे हैं गामा RT बाई एम। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो RT बाई एम कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बाई गामा। अब गामा का भी डाटा आप पुट कर सकते हैं। गामा कितना होगा, एयर का बात कर रहा है, डायटोमिक बोले तो 7/5, तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 15/7। ये हो जाएगा कितना, जो भी 2.14 के आसपास। अब उसी को कर लीजिएगा, 2 होता था कितना होता है, 1.414। बोलो यार, तो कर दीजिएगा 2.42 के आसपास, 1.42 के आसपास हो सकता है, उधर लाइट हो जाएगा नहीं है। तो ये आपको पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, कट जा रहा है। ये समझा रहा है कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। बोलो यार, इसमें √T बाई म्यू नहीं लगा देना। नहीं समझ में आ रहा, देख लो कि ऐसा नहीं कि गलती करा ले तो उससे तुमको ऐसा भी दे सकता है कि एक रड में एक मास लटका हुआ है, ठीक है, कुछ भी 50 kg का, और इसका बल्क मॉडुलस कुछ दिया है 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और म्यू का वैल्यू भी दे दिया है 0.04 kg पर मीटर। ऐसा करके वो डाटा दे देगा, ठीक है। और आपको बोलेगा कि यहाँ पे साउंड वेव जनरेट किया गया, तो बताइए कि ऐसे एट t = 0, इसका लेंथ भी दे दिया है, एल का वैल्यू कुछ भी 50 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया है, (0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या क्या सवाल पूछ सकता है? एक तो पूछेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गिवन रड। देखना जी, फंसाएगा कैसे तुमको। और ये भी पूछ सकता है आफ्टर हाउ मच टाइम, ऐसा दिया, ठीक है। बात को समझिएगा, क्वेश्चन को देखे हुए रहिएगा तो भ्रम क्रिएट करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ पर कितना देर में पहुंचेगा आप तुरंत लगा दीजिएगा, √12
मैंने फॉर्मूला होगा ना 2√L/G। तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो जो भी पढ़ाया गया जनरली चांस है उसी क्वेश्चन के आने का कि ट्रांसवर्स वेव होगा, लेकिन यहाँ पर चर्चा कर दिया है क्या कि साउंड वेव। बोलो यार, तो कोई भी चीज है नहीं जिसमें साउंड वेव क्रिएट किया तो लॉन्गिट्यूडनल है, तो अंडर√T/μ वाला फॉर्मूला खत्म हो गया, वो यूज नहीं होगा। नहीं समझ में आया तो लॉन्गिट्यूडनल में वो नहीं लगता है, किसी ना किसी दिन फंसाएगा तुमको इस पे। बोलो यार, तो बताओ तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अंडर√γ/T/m लगेगा। वो गैस के लिए होता है, यहाँ पर क्या है कि सॉलिड है, क्या होगा? अंडर√V/ρ होगा। बोलो यार, अगर यंग मॉडुलस था तो यंग मॉडुलस यूज कर लेते। बोलो, तो किसके बराबर हो जाएगा? अंडर√B 10⁻10/ρ। तो रो तो नहीं दिया था, आपको याद है ना कि म्यू का वैल्यू किसके बराबर होता है? रो इंटू ए के बराबर। तो रो का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? μ/a के बराबर। कोई दिक्कत लग रहा है? देखो तो इसमें टेंशन का कोई रोल है? ये समझ में आ रहा है कि इसमें साउंड वेव का वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट होगा नीचे से लेकर के ऊपर तक। अरे इसका कुछ मास दे भी देगा, इसका मास ही कुछ दे दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई कर लें कि यहां पर से क्या हो जाएगा? 2 kg आ ना गया जी। तो इसलिए नहीं लगा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला कि 50 के रिस्पेक्ट में 2 कम है। ये वाला लॉन्गिट्यूडनल का है, तो इसमें अंडर√B/ρ या y/ρ ही लगेगा। चाहे ये 50 kg का रहता और ये 100 kg का रहता, तब भी क्या होता? वेलोसिटी सेम ही रहता। ये बात समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? तो किसी दिन फंसा नहीं ले, तो करोगे तुम इसको, किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻10 और एरिया ऊपर जाएगा। बोलो यार, तो 0.1 तो है ये है, और सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 होगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर बाई म्यू कितना दिया है? ऐसा 0.04। इसी को डी लॉग करिएगा, तो ये हो गया 10⁻⁻5 और 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। ये हो जाएगा 10⁻7/4। यह ना होगा जी, इसी को कर दीजिएगा और क्या जो भी होगा। एगो तो 1/2 हो गया ये वाला, ये वाला हो गया 10⁻3। अब √10 बचा हुआ रह गया, तो √10 का वैल्यू कितना हो गया? 3.2 कर लीजिएगा। तो 1.6 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो ये समझ में आया कि अपर एंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? तो ये कांस्टेंट ना है जी, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 50 अब बटा 1.6 × 10⁻3। तो ज्यादा चांस है यहां से यहां तक जाने का। सवाल पूछेगा ना वेव का, तो वो ट्रांसवर्स ही रहेगा, या इक्वेशन वो देकर के बोल देगा कि ट्रांसवर्स है। लेकिन अगर जो लॉन्गिट्यूडनल के बारे में वो पूछना चाहेगा तो एकदम श्योर शॉट है कि उसका इंटेंशन है कि तुमको फंसा दे, तो फंसना नहीं है। बोलो यार, तो कि ये अक्सर हाँ बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, तो डाटा देख करके फॉर्मूला लगाता है कि d/ρ लिखना है कि अंडर√T/μ लिखना है। तो आपको डाटा देख करके ना क्वेश्चन को समझ के डील करना। कोई दिक्कत लग रहा है? ओके, बोरिंग लग रहा है क्या? समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक चीज देख लेना थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ बीम। इसका डॉपलर इफेक्ट में भी जरूरत पड़ता है, थोड़ा समझिएगा। यहां पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हो गया कि जो कान लगा के सुन रहा है, यहां साउंड का बात हो रहा है, ठीक है।
और यहां पर कौन है, सोर्स है। तो अगर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तब तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा, तो जो डाटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लो किसी केस में ऐसा होगा कि सोर्स क्रिएट कर रहा है साउंड और ऑब्जर्वर सुन रहा है, और इस डायरेक्शन में विंड है जो कि ब्लो कर रहा है, ठीक है। और जो एंगल बनाया हुआ है इससे कुछ थीटा, समझना। तो जब ये नहीं रहता, तो जब ये साउंड क्रिएट करता तो नॉर्मल वेलोसिटी से है जो कि इस डायरेक्शन में जाता, वेलोसिटी ऑफ साउंड, बोलो यार। लेकिन जब विंड चलेगा तो इसका एक पार्ट उसको सपोर्ट ना करेगा जी। ये हम ऊपर ऊपर ही बता इसलिए देना चाह रहे हैं ना, क्योंकि ओरिजिनल कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस मीडियम का जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्टेंट, वही वाला नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा। तुम उसमें फर्स्ट ही आ जाओगे। तो तुम क्या याद रखोगे कि विंड बह रहा है अगर, तो ये देखना कि वो साउंड को ऑब्जर्वर की तरफ ले जाने में सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। अगर सपोर्ट करेगा तो जो कंपोनेंट सपोर्ट करेगा उसको जोड़ दोगे तुम, और अगर जो अपोज करेगा तो उसको घटा दोगे। समझ में आ रहा है? कैसे ये हो रहा है उसको छोड़ दो, तुम ऊपर ऊपर ही सोचना। डॉपलर इफेक्ट में भी काम देगा और ऐसे भी है जो कि काम देगा। डायरेक्ट हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन ही पूछे। तो ये समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में भी एक्चुअल किसका, साउंड का कितना हो जाएगा। तो एक नॉर्मल जो है इसका कौन बड़ा पार्ट सपोर्ट कर रहा है, VW। समझ आ रहा है? एक्चुअली इसके अंदर में कहानी चलता है कि हम लोग जो भी साउंड का वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम पढ़ा जाता है, और मीडियम भी चलने लगता है तो उसको भी लगा करके नेट निकाल लिया जाता है। लेकिन वो इसे आपको नहीं सोचना है, आपको नॉर्मल वे में सोचना है। अगर जो इस टाइप का रहेगा कि यहां पर सोर्स, साउंड सोर्स, समझ रहे हो, साउंड क्रिएट करता है, और यहां पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर बोलेगा या फिर लिसनर बोलेगा, लिसनर बोलना ज्यादा बेहतर यहां पर। और बोल रहा है कि विंड जो है इस डायरेक्शन में बह रहा है, कुछ से 300 मीटर पर सेकंड से, ये विंड वेलोसिटी है, जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहां से। और वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, अरे वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलेगा या वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बोलेगा, तो आपको समझ जाना एक ही डाटा दिया है। तो ये मान लो कि 330 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। और इसका दूरी जो है वो मान लो कि 660 मीटर है। तो t = 0 पर यहाँ साउंड क्रिएट होगा तो कितना देर के बाद वो सुनेगा, ठीक है। तो कितना देर के बाद सुनेगा, तो जितना डिस्टेंस है बटा जो साउंड का वेलोसिटी होगा। तो विंड जब चलेगा तो ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं रह जाता, वो बदलने जाता है जी। बोलो जी। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है तुमको, जो विंड का वेलोसिटी होगा ना उसको कंपोनेंट में तोड़ देना, उसके लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, केवल लाइन के अलोंग के ही बारे में सोचना। तो समझना, यहां सोर्स है, यहां कौन है, ऑब्जर्वर या लिसनर। ध्यान देना जी, यहां सोर्स है। तो सुनाई कब देगा, जब इस डायरेक्शन में जाएगा साउंड, और विंड जो है वो इस डायरेक्शन में ना किए हुए जी। कितना होगा इधर कंपोनेंट 300 का 300 cos थीटा। तो ये समझ में आया कि इतना हो गया, बोलो यार, मीटर पर सेकेंड। तो साउंड उधर जाना चाह रहा है लेकिन विंड इधर कर दे रहा है। तो ये समझ में आया कि भी साउंड कितना होगा बताओ तो।
कितना होगा 330 माइनस 150, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि 180 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। और अगर जो टाइम का चर्चा करेगा कि कितना देर के बाद सुनेगा, तो जो डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाई जो भी वेलोसिटी होगा। समझ में आ रहा है ना? तो 6 से 11 बार में 6 से 3 बार, तो इतना सेकंड के बाद जो कि सुनाई देगा। बोलो तुम ये सोचना ना इसको कि विंड सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। पता किसको लगा कि सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? तो पहला चीज ये देखना है कि सोर्स से ऑब्जर्वर के तरफ या लिसनर के तरफ साउंड जाएगा। जैसे यहां पर रहता कौन? सोर्स, इधर रहता ऑब्जर्वर। बोलो यार, लिसनर। तो ये समझ में आ रहा है कि साउंड का इस डायरेक्शन में माना जाता। अब विंड भी है जो कि इधर चल रहा है, एक तरह से सपोर्ट हो गया। तो विंड सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, ये सोर्स और ऑब्जर्वर कैसे खड़ा है, ऐसे है कि ऐसे है, उस बात पर भी डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी अभी नहीं पूछा है, पूछेगा। अब बाकी डॉपलर इफेक्ट में इस कंसेप्ट का यूज भी होता है, तो वहां तो हर हालत में यूज करना है। कोई दिक्कत लग रहा है? एक चीज समझना जी, नॉर्मल जो वेलोसिटी दिया जाता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो बोला कुछ नहीं भी जाता है ना, फिर भी यह माना जाता है कि वो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। और जब हवा बहने लगेगा, इसका मतलब मीडियम भी बहने लगा। मीडियम कौन है? हवा ही है ना जी। तो वो बहने लगा, तो फिर क्या है कि नेट वेलोसिटी निकाला जाता है इस मेथड से। कोई दिक्कत लग रहा है? ये बात समझ में आया ना कि अगर जो यहां पर कौन रहता, सोर्स रहता, यहाँ ऑब्जर्वर रहता है, लिसनर रहता, तो साउंड किधर से किधर चलेगा? लिसनर से सोर्स के तरफ, सोर्स से लिसनर के तरफ। यहाँ अगर सोर्स रहता, यहाँ अगर लिसनर था, साउंड ऐसे चल के आता, और विंड ऐसे बह रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर होता है वो सपोर्ट नहीं करता बहने में, तो उसको जोड़ देते। बात समझ में आ रहा होगा? बोलो यार, यहाँ पर क्यों घटाए, ये समझ में आया ना? कोई दिक्कत लग रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर पता है, आप पूछेगा 5 डिग्री पर, 7 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, तो ये वाला यूज करिएगा। मान लो कि इस समय में वो क्वेश्चन दे दिया कि -3 डिग्री सेल्सियस पर बताइए कितना होगा, तो यहाँ माइनस के साथ मारोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो खुद ब खुद यहाँ माइनस लेकर के ओवरऑल ला देगा। बोलो यार, 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान रखना कि दे देगा 500 मीटर पर सेकंड, तब भी एक फॉर्मूला लगेगा, तब ये वाला नहीं लगेगा। बोलो यार, तब नॉर्मल ढंग से ही होगा। वो इतना करेगा नहीं, आपको लेवल 1 में पढ़ा रहे हैं तो बाइनोमियल खोल के बताइए देते। बस ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर नेगेटिव में रहेगा डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ पुट करोगे। समझ में आ रहा है ना? केल्विन में भी रहेगा, पहले डिग्री सेल्सियस में चेक कर लेना। अगर जो 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो यही लगा दोगे, अगर ये कंडीशन मैच करेगा तो, नहीं तो फिर नॉर्मल रहेगी। अब इस केस को देखिएगा, इसमें लाउड स्पीकर यहां पर दिया है, लिसनर को यहां पे दिया है, और 2 केस लिया है। एक केस में विंड इधर चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे केस में विंड इधर चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है? और बोले हुए है कि इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड विदाउट विंड इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड, मतलब जो नॉर्मल होता है, कह रहा है कि देयर फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अबव 2 केसेस, माने जब विंड ब्लो करेगा ना, उस केस में आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा। तो अभी ही हम आपको बता रहे थे कि पहले ये पता करेंगे कि सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। तो यहां पर साउंड किधर चलेगा पहले ये बताइए, इधर से इधर चलेगा कि इधर से इधर चलेगा? जिसको सुनना है उसके तरफ ना आना चाहिए जी। ये समझ में आ रहा होगा कि साउंड इधर चलेगा। बोलो जी। और अब देखो, तो विंड जो इधर बह रहा है वो साउंड को चलने में सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। यहाँ कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं, उसी लाइन पर ना है जी। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, तो सपोर्ट ना करेगा जी। तो 330 प्लस 30, पहला केस में समझ आया ना, 360 मीटर पर सेकेंड।
ये समझ में आ रहा है आपको कि विंड सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? ये लिसनर और लाउड स्पीकर दोनों का क्या अरेंजमेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर लाउड स्पीकर इधर रहता, लिसनर उधर रहता, तो साउंड उधर जाता, विंड इधर जाता था, अपोज हो जाता। बोलो जी, तो सब कुछ देख करके करोगे। और ये क्या है कि विंड उस डायरेक्शन में बह रहा है, तो साउंड इधर आएगा और विंड उधर जाएगा, तो अपोज ना करेगा जी उसको। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इस केस में कितना हो जाएगा? 330 माइनस 30, ये हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लगे? चलो वो तो हो गया। इसको थोड़ा समझिएगा जी। मान लो कि एक पाइप है जो स्टील का बना हुआ है, स्टील में वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना मीटर पर सेकेंड है, समझ आ रहा है? और एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड मान लो कितना मीटर पर सेकेंड है। जब तक एयर में नहीं देता है, तो नॉर्मल केस में हम लोग 330 के आसपास लेकर के चलते हैं, लेकिन इसमें दे दिया है तब इतना ही मानिएगा। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि स्टील में मतलब सॉलिड में ज्यादा वेलोसिटी होगा लिक्विड के रिस्पेक्ट में और गैस के रिस्पेक्ट में। बोलो यार, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर कुछ भी बोला जाएगा तो जो यहां से सुनेगा ना उसको दो आवाज सुनाई देगा। रीजन, यहां पर जो भी साउंड वेव क्रिएट किया गया है वो स्टील के थ्रू भी यहां पर पहुंचेगा और साउंड के थ्रू भी वहां पर पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? बोलो यार। तो एक बार अगर लड़की आई लव यू बोलेगी तो लड़का को दो बार सुनाई देगा, एक के साथ नहीं सुनाई देगा, इंटरवल पर सुनाई देगा। बोलो यार, क्योंकि ये लेंथ तो फिक्स ना है जी। तो जिसमें तेजी से वेव चलेगा वो पहले बार सुनाई देगा और जिसमें धीरे वेव चलेगा उसके कारण बाद में सुनाई देगा। लेकिन ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर दो बार सुनाई देगा। बोलो यार, तो ये नॉर्मल में बताया जा रहा है इसे ही। तो इसका लेंथ जो भी होगा, मान लो कि एल होगा, तो टाइम इंटरवल कितना होगा बताओ तुम? तो स्टील के थ्रू जाएगा तो कम टाइम लगेगा, एयर के थ्रू जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये समझ में आया? यहाँ एल मीटर देते हैं, तो एल बाई 300 माइनस एल बाई इतना होगा। अरे जाएगा पहले किसके कारण? स्टील के कारण, और एयर के कारण बाद में जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो टाइम इंटरवल निकालिएगा तो बाद में जो जाएगा माइनस पहले जो जाएगा, यही ना होगा? ये समझ में आ रहा होगा? तो यहां से कोई भी सवाल पूछ ले सकता है, या तो लेंथ देगा तो टाइम इंटरवल पूछ लेगा, या टाइम इंटरवल दे देगा कि इतना इंटरवल पर उसको साउंड सुनाई देता है तो लेंथ पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पाइप है जो स्टील का बना हुआ है, उसमें वेलोसिटी इतना है साउंड का, और उस पाइप में वाटर भरा हुआ है जिसमें इतना है साउंड का वेलोसिटी। तो यहां पर से कुछ भी बोला जाएगा तो ये समझ में आ रहा है कि एक साउंड किसके थ्रू पहुंचेगा? वाटर के थ्रू, और एक साउंड किसके थ्रू पहुंचेगा? स्टील के थ्रू। बोलो यार, अभी नहीं बोलना कि सर इधर एयर है तो एयर के थ्रू भी पहुंचेगा। वो क्वेश्चन के हिसाब से पता चल रहा हो क्या कहेंगे। तो आपको बताना है कि कितना इंटरवल के बाद उसको सुनाई देगा। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसके कारण पहले सुनाई देगा कि उसके कारण पहले सुनाई देगा? इसके कारण, क्योंकि तो फास्ट ना चलेगा जी। तो इसमें कम टाइम आएगा, उसमें ज्यादा टाइम ना आएगा। तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम करेंगे, इसमें ना आ रहा होगा। तो एयर का वैल्यू कितना दिया? 15 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदलोगे तो उतना लेंथ चलेगा इस वेलोसिटी से। बोलो जी, माइनस उतना ही लेंथ चलेगा इस वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है? तो ये पहले वाला का टाइम हो गया, दूसरे वाला का टाइम हो गया। बोलो यार,
माने जो पहले पहुंचेगा उसका टाइम ये हुआ, जो बाद में पहुंचेगा उसका टाइम ये हुआ। अरे समझ में आ रहा है ना कि हम लोग ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम करेंगे, वो तो पता चल ही रहा होगा। तो यहाँ से कितना हो गया 10, और यहाँ से कितना हो गया 1.5, मतलब 1.5 सेकेंड के बाद उसको दूसरा सुनाई देगा। तो पहले लड़की बोली कि हमको देखो ना, तो उसको 1.5 सेकेंड पर सुनाई दे देगा। जब ये बोलेगी तो उसको 1.5 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। फिर जब तक ऐसे ऐसे देखेगा तब तक फिर वो आवाज आ जाएगा, हमको देखो ना। समझ में आ रहा है? राजा सोचा क्या है, देखने का प्रयास तो करिए रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रही है। का है तो 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर दिखेगी, चीटी टाइप के दिखेगी। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या ऐसे भी कर सकता था कि उसको 2 साउंड सुनाई दिया इस इंटरवल पर, मतलब ये वाला दे देता आपको। बोलो यार, तो ये समझ लेना जी कि यहाँ पर ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम करना। कैलकुलेट करते तो हो सकता है कि लेंथ के बारे में पूछ सकता था पाइप का। कोई दिक्कत लग रहा है? अंगड़ाई ले रहे। चलिए क्या देखिएगा लोग, ये क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आएगा, आज आए, कल आए, परसों आए, हो सकता है आपका बाल बच्चा हो जाए कुछ समय आए, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा। जेईमेन में और नीट में रिपीट करेगा, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। अब बड़ा अच्छा है, खाली एक बार गुजरा हुआ रहेगा ना आंख से तो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चा मिस कर जाता था, देखा हुआ रहेगा तो सबसे बनेगा। समझेगा जी? जनरली होता क्या है कि हम लोग बचपन समझ रहे हो, बचपन से ही हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते आते हैं। तो ये पता रहता है कि एयर है जो कि रेयर मीडियम है, और वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है। बोलो यार, तो ऐसा क्यों होता है कि लाइट का वेलोसिटी ज्यादा होता है एयर में वाटर के रिस्पेक्ट में? बोलो यार, माने वाटर में वेलोसिटी कम है लाइट का, और एयर में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा वेलोसिटी रहेगा वो रेयर माना जाएगा, जिसमें कम वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि वो डेंस है, कि गुजरने में उसको टाइम लग रहा है। यही ना फीलिंग है जी? डेंसर मीडियम का मतलब है क्या हो गया कि जिससे उसको गुजरने में दिक्कत हो रहा है। बोलो यार, तो एयर क्या हो गया? रेयर हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। समझ में आया कि नहीं? लाइट के लिए, क्योंकि लाइट में ये कहानी होता है। लेकिन अगर साउंड के लिए देखिएगा आप, तो साउंड का वेलोसिटी ज्यादा होगा वाटर में, मतलब लिक्विड में ज्यादा ना होता है जी, गैस के रिस्पेक्ट में। तो साउंड का वेलोसिटी वाटर में ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड के लिए वाटर रेयर मीडियम हो गया। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अगर लाइट का चर्चा करेगा, एयर से जाएगा वाटर में, मतलब रेयर से जा रहा है डेंसर में, तो वो क्या होगा? नॉर्मल के तरफ झुकेगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? जाता है ऐसे, लेकिन वो बेंड हुआ। लेकिन अगर साउंड का बोलेगा तो ये एयर है, ये वाटर है, तो साउंड के लिए एयर डेंसर हो गया और वाटर रेयर हो गया। ये समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा? ऐसे नहीं जा करके कुछ दूर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये ध्यान दीजिएगा, लाइट के लिए जो डेंसर आपको फील होगा ना, वही वाला डेंसर हो जाता है। जैसे कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर ज्यादा डेंसर फीलिंग आता है। बोलो यार, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास और ज्यादा डेंसर फीलिंग आता है। तो लाइट वाला में डेंसिटी के भी व्यू से लगभग वही अरेंजमेंट आता है। लेकिन साउंड में ध्यान रखना कि सॉलिड के ही केस में क्या होगा? ज्यादा स्पीड होगा, इसका मतलब वो रेयर माना जाएगा। बोलो यार, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कभी ना कभी साउंड वाला में ये पूछना चाहिए उसको। जनरल बच्चा ये सोचा है कि एयर से जा रहा है वाटर में तो उसके तरफ बेंड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, उसके अपोजिट होगा। समझ में आया? बोलो जी। हम क्या बोले? लाइट का जो बिहेवियर होगा उसका उल्टा बिहेवियर होगा साउंड का। ये नहीं बोले मान लो कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें लाइट का भी स्पीड ज्यादा है और साउंड का भी स्पीड ज्यादा है,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हो सकता है कि बिहेवियर सेम होगा। तो हम लाइट और साउंड में डिफरेंस नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं किस केस में किसको रेयर माना जाता है और किस केस में किसको डेंसर माना जाता है। तो डेंसिटी को देख करके नहीं होता है, वो स्पीड को देख करके माना जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है?